Jai Hind aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. Article 148 of Indian Constitution one of the most powerful bodies बनाता है. अब one of the most powerful bodies जो है वो पूरी तरीके से पब्लिक पर्स का गार्डियन भी माना जाता है. जी हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, इट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. करंटली जीसी मुर्मू जी जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है. तो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे A to Z कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जो कुछ भी जानना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, पावर्स क्या क्या हैं, उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल किस तरीके से होता है, वो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं. देखिए, लेक्चर को शुरू करने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इस बॉडी की इंपॉर्टेंस को आप देख लें. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी माने जाते हैं, उन्होंने दरअसल ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी और ऑफिसर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसीलिए मैंने कहा कि आर्टिकल 148 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडीज बनाता है. खुद बाबा साहब अम्बेडकर इस बॉडी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ही इज द वन मैन हु इज गोइंग टू सी दैट द एक्सपेंसेस वोटेड बाय पार्लियामेंट आर नॉट एक्सीडेड और वेरिड फ्रॉम व्हाट हैज बीन लेड डाउन इन पार्लियामेंट इन अप्रोप्रिएशन एक्ट. यानी कि पार्लियामेंट ने जितना अप्रूवल दिया हुआ है उतना ही पैसा खर्च किया जाना चाहिए. देखिए, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं. अगर लेजिस्लेटिव कहीं पर एक्सीड कर रहा है तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उसे कम करने की कोशिश करते हैं. वही अगर जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लेजिस्लेटिव उन्हें रोकने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल, चेक और बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं. तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंसेस को, खासकर पब्लिक पर्स से हद से ज़्यादा पैसा ना खर्चा हो, उतना ही हो जितना पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है, उतना काम या फिर वो करने का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ही है. अब देखिए, इसीलिए तो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो चीज़ें वोट करती है, इनडायरेक्टली इट इज पीपल हु आर वोटिंग. हमने ही तो उन्हें इलेक्ट करके वहां पर भेजा हुआ है. सो नो डाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो सिंस ब्रिटिश टाइम हमें देखने को मिल रहा है. कई सारे एवोल्यूशन इस ऑफिस में हमें देखने को मिले हुए हैं. उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अथॉरिटी किस तरीके से है. देखिए, वैसे तो मैंने कहा कि बहुत ही पावरफुल बॉडी है, लेकिन नो डाउट ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है. अब जब हम कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं. जब हम इंडिपेंडेंट कहते हैं तो एक्सटर्नली किसी का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होता. फ्री ऑफ माइंड यहाँ पर उन्हें हर कई चीज़ों की गारंटी यहाँ पर दी जाती है. मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन आगे कराऊंगा कि किस तरीके से उनका इंडिपेंडेंस यहाँ पर मेंटेन किया गया है. और दूसरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि वो अथॉरिटी, एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो अपना रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं और अपने पावर को डायरेक्टली, अथॉरिटी को डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं. अनलाइक बाकी के जो कि स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमें देखने को मिलते हैं. सो करेंटली जीसी मुर्मू जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, ही इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. अब वैसे तो इन्हें गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा ही जाता है और साथ ही साथ वो इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड भी माने जाते हैं. पूरी तरीके से ऑडिटिंग का, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट इन्हीं के नीचे काम करता है और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है थ्रू विच अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की जाती है सरकारों की, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, और साथ ही साथ जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं. अब देखिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह हो या इवन प्रेसिडेंट अगर डीम करे कि भाई हाँ, इसका भी अकाउंट्स ऑडिटिंग वगैरह करवाना हो, उन्हें भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा. सो कितना पब्लिक फंड से पैसा यहाँ पर खर्चा हुआ है, इन सभी के बारे में ऑडिट करके, रिपोर्ट्स तैयार करके पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पर सौंपा जाता है. अब देखिए, जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ही बैठते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो हम लोगों के आगे रखते हैं कि देखो भाई, पब्लिक पर्स में पैसा आपका इतना आया हुआ था, अप्रूवल इतना मिला हुआ था और खर्चा उसका इतना हुआ है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज आप इसे कह सकते हैं. थोड़ा बहुत हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस आज हम फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर वो कॉलोनियल लेगेसी का ही हिस्सा है एंड नो डाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी उसी कॉलोनियल लेगेसी का हिस्सा है. पहली बार 1858, रिमेंबर जब पहली लड़ाई हुई थी आज़ादी की, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान गई हुई थी और क्राउन के हाथ में सीधा आ चुकी हुई थी. यानी कि अब कोई कंपनी हमें रूल नहीं कर रही थी, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन हमें रूल कर रहा था.
तो वहां पर 1858 में पहली बार ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल को एस्टैब्लिश किया, जैसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया हुआ था। सो 1860 में पहली बार सर एडमंड ड्रमंड को अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट ऑडिटर जनरल। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी एक ऑफिस है जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। अब थोड़े सालों बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह हम उसे बुलाने लग गए। अब 1866 में इस पोजीशन को अगेन रीनेम किया गया और उसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। एंड 1884 में उसे फिर से रिस्ट्रक्चर करके उसे रीडेसिग्नेट किया गया एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कई सारे यहाँ पर चेंजेस हमें उनके ऑफिस में, उनके फंक्शंस में देखने को मिले हुए थे। अगेन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर पहली बार ऑडिटर जनरल को एक इंडिपेंडेंस दिया गया, यानी कि एक इंडिपेंडेंट दर्जा उन्हें दिया गया कि भाई अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, क्योंकि उन्हें एक स्टैट्यूटरी बैकिंग यहाँ पर मिला हुआ था, एक हायर पोजीशन उन्हें यहाँ पर दिया गया था। और बाद में जब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट्स पास किया गया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्दर इस बॉडी को और भी स्ट्रेंथन किया गया और भी इंपॉर्टेंट से फंक्शंस और पावर्स उन्हें दिए गए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और भी प्रावधान दिया गया कि भाई प्रोविंशियल लेवल पर भी आप प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल्स को सेटअप कीजिएगा। वैसे तो एक ही है फेडरल लेवल पर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने सजेस्ट किया आप प्रोविंशियल लेवल पर भी इस तरीके की एक बॉडी रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्ट डिस्क्राइब करने लगा कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सर्विस का प्रोसीजर क्या क्या होगा, ब्रीफ ओवरव्यूज और ड्यूटीज बताए गए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के। ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट्स ऑर्डर 1936 ने और भी डिटेल फंक्शनिंग बताया अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन का, जो कि ऑडिटर जनरल करने वाले थे। अब इस रीअरेंजमेंट में ज्यादातर चेंजेस बाकी के दिनों में नहीं हुआ, टिल 1947 इसे इसी तरीके से कंटिन्यू किया गया। अब जब इंडिपेंडेंस आया 1949 1947 में, तो वहां पर हमने सोचा कि इस बॉडी को कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आर्टिकल 148 हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया। जब हमारा राज्यांग पूरी तरीके से बना 26 नवंबर 1949 को, तो वहां पर हमें आर्टिकल 148 में इसका रेफरेंस देखने को मिला। यानी कि इससे पहले जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, अब उसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया और हमने प्रोवाइड किया कि भाई देयर विल बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जुरिस्डिक्शन को जम्मू एंड कश्मीर को एक्सटेंड किया हुआ था 1958 में, जो कि उस वक्त आर्टिकल 370 होने की वजह से सेपरेट और स्पेशल पावर्स जम्मू एंड कश्मीर को दिए जा चुके हुए थे। 1971 में सेंट्रल गवर्नमेंट में किया क्या कि पूरी तरीके से, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कपल ऑफ आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, इन डिटेल उनके अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, उनके सर्विस कंडीशंस, उनके ड्यूटीज फंक्शंस ए टू जेड, नो डाउट हमें एक स्टैट्यूटरी बैकिंग की भी जरूरत है। तो उसी के चलते 1971 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971 को पास किया गया था। अब यही वो एक्ट था जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिस्पॉन्सिबल बनाया बोथ फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ड्यूटीज, चाहे वो सेंट्रल के हो या स्टेट गवर्नमेंट के। देखिए दोनों अलग काम है एक्चुअली, इसीलिए तो 1976 में क्या हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अकाउंटिंग फंक्शन से दूर रखा गया। अब देखिए अकाउंटिंग होता क्या है, मैं आपको बताऊं। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, इनकम्स एक्सेट्रा। डेबिट क्रेडिट क्या है, आप उसे रिकॉर्ड करते हो, आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो। वही ऑडिटर का काम क्या होता है, वो क्रॉस चेक करता है, वो रीवेरीफाई करता है, वो ऑडिट करता है चीजों को कि हाँ जो कुछ भी एक्सपेंसेस रखे गए थे कितने हुए हैं, इनकम कितना आया हुआ है। यानी कि रिकॉर्डिंग का काम अगर अकाउंटेंट करता है तो उसे वेरीफाई करने का काम ऑडिटर करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर डिपार्टमेंट को ही सेपरेट किया गया। एक और अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया सेपरेटली, जो कि अपने पार्ट्स आर्टिकल 150 इनडायरेक्टली आर्टिकल 150 से लेता है, हम उनके बारे में भी फर्दर डिस्कस करेंगे। सो उसे सेपरेट यहाँ पर किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, एंड सिंस देन कई सारे रैपिड चेंजेस हमें देखने को मिले, कई सारा कंप्यूटराइजेशन मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस सिंस 1990s हमें देखने को मिला, और कई सारे इंपॉर्टेंट से स्कैंडल्स और स्कैम्स भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बॉडी ने अनअर्थ किए हुए हैं। इंडियन की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज की तरह उसने अपने आप को प्रूव किया, एंड वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल करप्शन स्कैंडल्स को भी उसने बाहर रखा हुआ है। दिस इज वन सच रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के? नो डाउट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जैसा कि मैं आपको पहले से भी बता रहा था
सो ब्रॉडली डील करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनका ओथ क्या होगा, कंडीशन ऑफ सर्विसेज वगैरह क्या क्या होंगे उसके बारे में डील करता है। आर्टिकल 149 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके ड्यूटीज बताता है, उनके पार्ट्स बताता है क्या कुछ होंगे। आर्टिकल 140 बताता है, आर्टिकल 150 कहता है कि अकाउंट्स जो होंगे यूनियन के हो या स्टेट के, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे कि 1935 एक्ट में बताया गया कि आप सेपरेट प्रोविंशियल लेवल पर भी एक ऑडिटर जनरल रखिए, वैसा हमने किया नहीं। हमने एक ही बॉडी पूरे कंट्री के लिए सेम रखी हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्यों ना हो। इवन सब्सटेंशियली भी अगर सरकार कहीं पर पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रही है और ज़रूरत पड़े कि वहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जाए, तो वहां पर भी उसके अकाउंट्स को भी यहाँ पर ऑडिट किया जा सकता है। सो आर्टिकल 150 बताता है कि जो अकाउंट्स का प्रोफार्मा होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो उसी तरीके से होगा जैसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चाहेंगे। वैसे तो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कौन प्रेसिडेंट को? इट इज एक्चुअली द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सो सेंट्रल हो, स्टेट हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कोई भी ऑडिटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ के नीचे आता है, वो सभी उन्हीं प्रोफार्मास को फॉलो करता है जो प्रेसिडेंट सजेस्ट करते हैं, विच इज इनडायरेक्टली सजेस्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 151 कहता है कि रिपोर्ट्स जो कुछ भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लाएंगे, वो यूनियन के हो या फिर स्टेट्स के हो, उसे प्रेसिडेंट को और रिस्पेक्टिवली गवर्नर्स को यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। अगर सेंट्रल लेवल के हैं, यूनियन गवर्नमेंट के हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाएगा। और फर्दर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शल बी द कॉज टू बी लेड इन फ्रंट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के आगे उन रिपोर्ट्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखते हैं, लेकिन देने वाले यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। और सिमिलरली अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उन अकाउंट्स को ऑडिट करके गवर्नर के हाथ में देते हैं। फर्दर गवर्नर जाकर उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो उनके आगे वहां पर रखते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली लोगों के आगे लाने की जिम्मेदारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर रखी गई है। आर्टिकल 279 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स जो है वो असर्टेन्ड और सर्टिफाइड होंगे ओनली बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और उन्हीं की सर्टिफिकेट इस मामले में फाइनल मानी जाएगी। यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की, नेट प्रोसीड्स कितने आए हुए हैं उसे असर्टेन करना और सर्टिफाई करना, ये भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रफली उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। डिटेल्ड अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो 1971 के एक्ट में हमें दिया गया है। पावर्स और फंक्शंस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहाँ से डिराइव करते हैं, ये जो ऑडिट का मैंडेट हम कहते हैं ना, देर आर सेवरल वेज थ्रू विच ही डज। सबसे पहला नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन से खुद वो अपने पावर को लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये सभी चीजें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से ही डील करते हैं। दूसरा, एक डिटेल्ड एक्ट हमने पास किया हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। ज्यादातर इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा हमें इसी एक्ट में देखने को मिलता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। और कई सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वालों ने भी जारी किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स को भी जाते हैं, जहां पर नो डाउट असर्टेनिंग अथॉरिटी अगेन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में ही दिया गया है। एंड अगेन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007 के रेगुलेशंस जो है वो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ही सुप्रीम करार देते हैं। तो ऐसे कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहां से पावर्स और अपने फंक्शंस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गेन करते हैं। देखिए और भी इंपॉर्टेंट से फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, काग जो है वो ऑडिट करते हैं सभी अकाउंट्स को जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, खासकर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और हर स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिए गए। अब देखिए हम सभी को भी पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट रिस्पेक्टिवली ऐसे फंड्स हैं जिनका अप्रोप्रिएशन बाद में पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नो डाउट एक्सपेंडिचर जो भी इन फंड्स से जाता है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही उसके अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं। दूसरा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी इंडिया लेवल पर और इवन स्टेट लेवल पर भी क्यों ना हो, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, इसके भी एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने का जिम्मेदारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के हाथ में ही रखी गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो, बैलेंस शीट हो, बाकी के जितने भी सब्सिडरी अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें भी यहाँ पर ऑडिट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ही किया जाता है।
तमाम जितने भी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं सभी गवर्नमेंट बॉडीज़ के, अथॉरिटीज़ के, इवन सब्सटेंशियली भी वो फाइनेंस्ड क्यों ना हो बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सभी डिपार्टमेंट्स के, वो सभी एक्सपेंडिचर्स के रिसिप्ट्स वगैरह वो भी ऑडिट करने वाला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही है। इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कई सरकारी कॉर्पोरेशंस वगैरह अगर ज़रूरत पड़े तो नो डाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही उन्हें ऑडिट करेंगे। अब साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर अगर रिक्वेस्ट भी करते हैं किसी और पब्लिक अथॉरिटी को या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स को भी चेक करने के लिए, तो वहां पर भी किया जा सकता है। एग्जांपल, लोकल बॉडीज, वैसे तो याद रखिएगा इस चीज़ को, वैसे तो म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल, खासकर जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं जाते। उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सरकार जो है वो एडिक्वेट मिशनरी उन्होंने बनाई हुई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही आपको ऑडिटिंग एजेंसीज देखने को मिलते हैं, तो वही लोग इनके अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और फर्दर जाके स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। लेकिन अगर रिक्वेस्ट की जाए, ज़रूरत कहीं पर पड़े, तो नो डाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर वहाँ पर भी ज़रूर जा सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं फॉर्म्स का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह हो कि जिस प्रोफार्मा में अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। अभी हमने आर्टिकल 150 में वही तो देखा कि भाई जो कुछ भी प्रोफार्मा होगा प्रेसिडेंट उसे सजेस्ट करेंगे। प्रेसिडेंट को कौन सजेस्ट करेगा? इट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और कंपलसरी सेंटर और स्टेट को उसी को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने ऑडिट के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, अगर सेंट्रल लेवल पर है तो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाएंगे, स्टेट लेवल पर है तो गवर्नर को सबमिट किए जाएंगे, हु इन टर्न विल सबमिट दैट टू पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। और साथ ही साथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो एक गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर की तरह काम करते हैं टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पब्लिक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल कमिटीज पार्लियामेंट, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमिटी। पूरे 22 मेंबर्स इसमें होते हैं, बहुत लोकसभा और राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन, पावर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। अब देखिए, यही वो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जिसकी मदद से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर अपना पकड़ करती है। तो नो डाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही है जो इन सभी रिपोर्ट्स को देखती है और एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट में खड़ा करके सवाल पूछती है। सो नो डाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपना अटेंडेंस जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे ही रखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज आप कह सकते हैं। दरअसल ये एक परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी है इंडियन पार्लियामेंट की, जहां पर मेंबरशिप बोथ हाउसेस से आती है। कितना इंडिपेंडेंस यहाँ पर दिया गया है, अच्छी खासी बात है सर, इतना हमने उनके बारे में तारीफ सुनी हुई है। ठीक है, इंडिपेंडेंस वो कहाँ से लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उन पर नहीं होगा। अब देखिए, ऐसे कई सारे प्रोविजंस भारत राज्यांग में दिए गए हैं जिसके तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंडिपेंडेंस सेफगार्ड किया जा चुका हुआ है। अब पहली चीज इनके टर्म्स एंड टेन्यूर के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट करते हैं, नाम वैसे ही कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ही यहाँ पर रेकमेंड करती है। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, उन्हीं के अंडर हैंड एंड सील, और उन्हें एक टेन्योर की गारंटी भी प्रोवाइड की जाती है कि या तो 6 साल उनका कार्यकाल होगा या 65 ईयर्स ऑफ एज। जब तक 65 ईयर्स ऑफ एज उन्हें टच नहीं होती तब तक वो कंटिन्यू करेंगे, या फिर 6 ईयर्स अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो 6 ईयर्स तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। और साथ ही साथ उन्हें रिमूव करना बहुत बहुत ही टफ है। रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए कितना ना हेडेक होता है कि दोनों हाउसेस में यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशंस पास होने चाहिए, तब जाकर प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव करेंगे। उसी तरीके का प्रोसीजर इवन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी रखा गया। बहुत ही हेडेक है क्योंकि इस ऑफिस के इंडिपेंडेंस को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ रीअपॉइंटमेंट के लिए भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो इनएलिजिबल है, यानी कि एक बार अगर वो रिटायर हो जाते हैं या रिजाइन करते हैं इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फर्दर वो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, वो अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, फर्दर एम्प्लॉयमेंट उनका नहीं हो सकता। अब देखिए, साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलवार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम भी इन्हें कहा जाता है। कई बार मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन सिस्टम के। इंडिया स्मूथली फंक्शन करे, किसी भी तरीके का वहां पर प्रॉब्लम ना आए, because of that only these constitutional bodies have been established. So on par with Supreme Court, Election Commission, Union Public Service Commission, Comptroller and Auditor General भी कुछ उसी तरीके के इम्पोर्टेंस और इंडिपेंडेंस को यहाँ पर टेस्ट करता है। और कोई भी मंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पार्लियामेंट में, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाके उन्हें पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। जरूरत पड़े तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डायरेक्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बुला के सवाल जवाब यहाँ पर करेगी। सैलरी और अदर सर्विस कंडीशंस जो है वेरी नहीं किए जाएंगे फॉर इस डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद कुछ घटाना वगैरह यहाँ पर नहीं होगा।
और साथ ही साथ यहाँ पर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और कंडीशंस जो होंगे सर्विसेज ऑफ द पर्सन स्पेशली जो कि इंडियन ऑडिट्स और अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करेंगे, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे। यानी कि पूरे इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के चीफ आप इन्हें कह सकते हैं। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो कि ऑफिस का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है, इंक्लूडिंग उनके स्टाफ की सैलरी, अलाउंस, पेंशन्स वगैरह, वो पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर ही चार्ज किया जाता है। और आप सभी को भी पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर कोई चीज़ चार्ज होती है तो उसे वोट नहीं किया जाता, बस वहाँ से खर्चा करवा दिया जाता है। तो करेंटली गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक बॉडी है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आई होप कि जो कुछ भी आपके डाउट्स और क्लैरिफिकेशंस होंगे वो सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे आज के इस लेक्चर में एज फार एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज कंसर्न। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।